आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। आज है 11 अप्रैल। 11 अप्रैल यानी क्रांतिबा ज्योतिबा फुले इनका जन्मदिन। 194वीं ये जयंती है क्रांति सूर्य की, महात्मा फुले जी की, जिन्होंने इस समाज में एक नई क्रांति लाई, एक नई रोशनी लाई, समता का राज्य स्थापन हो इसलिए काम किया। विशेषता गरीबों के लिए, दलितों के लिए और किसानों के लिए बहुत बड़ा काम उन्होंने किया और अपनी पत्नी के साथ मिलकर, सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर महिलाओं के शिक्षा के लिए इतना काम किया कि आज महिला जिस स्तर पर है, जो प्रगति पर है, वो उन्हीं के वजह से है। 4 दिन बाद 14 अप्रैल, जो कि बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनका जन्मदिन है, 130वीं जयंती। दोनों महामानवों को हम यहाँ वंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। हमारे साथ जो आज की स्थिति है, किसानों के आंदोलन चल रहे हैं, आर्थिक स्थिति जिस तरह से देश की है, जिस तरह से हम जिसको तानाशाह सरकार बोलते हैं और जिस तरह से कोरोना का भी संक्रमण है, इन सभी विषयों पर क्या समाज पर असर हो रहा है, इस पर भी चर्चा करने के लिए डॉक्टर सुरेश खैरनार साहब आज हमारे स्टूडियो में यहाँ उपस्थित है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले, इन्होंने जो महिलाओं के लिए काम किया, महात्मा फुले जी का आज जन्मदिन है, उनकी आपको बधाई देता हूँ और मैं इस चर्चा में, स्टूडियो में आपका बहुत स्वागत करता हूँ। ये आंदोलन जो छेड़ा था महात्मा ज्योतिराव फुले ने, इस आंदोलन को बहुत तबकों से विरोध हुआ। पूना में स्कूल शुरू की, वहां विरोध हुआ और जितना भी उन्होंने परिवर्तन करना चाहा उनका, उसके बाद बाबा साहब का भी विरोध इसी तरह से हुआ। महात्मा फुले का जाना और बाबा साहब का आना, ये घटनाएं एक ही वक्त की है कि एक तरफ महात्मा फुले का निर्वाण होना और बाबा साहब का जन्म हुआ। कैसे देखते हैं इस मोमेंट को आप? कैसा धागा है इन दोनों मोमेंट्स में जो बाबा साहब और महात्मा फुले ने बांध के रखी है? सबसे पहले तो महात्मा ज्योतिबा फुले के 194वें जन्म दिवस पर मैं अपनी तरफ से उनको बहुत विनम्र अभिवादन करता हूं। और 3 दिन के बाद में बाबा साहब की भी 130वीं जयंती आ रही है। 5 महीने का फर्क है। 1889 के 27 नवंबर को ज्योतिबा इस दुनिया से विदा हुए, 63 साल की उम्र में। बिल्कुल। और उसके बराबर 6 महीने के अंदर भीमराव नाम का एक लड़का किसी रामजी सूबेदार के घर में पैदा होता है। हम चमत्कार नहीं मानते, हम अंधश्रद्धा नहीं मानने वाले लोग हैं। हम रियल सेंस में बाबा साहब के अनुसार बुद्ध का जो तत्वज्ञान है उसी के हम भी मानती है। लेकिन मुझसे रहा नहीं जाता है कि ये विलक्षण एक ऐसा चमत्कार है कि पेशवाओं के अत्याचार, पेशवाओं का जो भी नंगानाच था पूरे पूना में इतने सालों का, उसके ही परिप्रेक्ष्य में ज्योतिबा का जन्म हुआ था 1827, आज ही के दिन, आज से 154 साल पहले। और होश आते आते ज्योतिबा ने जो अपना प्रतिभा का आविष्कार करना शुरू किया और जिस ढंग से ये जो, अच्छा आश्चर्य की बात, ये लेखन महाराष्ट्र में अवेलेबल भी नहीं था। ये मेजॉरिटी चीजें कलकत्ता में नेशनल लाइब्रेरी से सहज मालसी जी को गुलामगिरी, शेतकऱ्यांचा आसूड, ये कई टेक्स्ट उनको कलकत्ता से लाने पड़े हैं। यानी मुझे एक मराठी होने के नाते बहुत लज्जा भी महसूस होती है कि इतने बड़े महामानवों का इतना बड़ा काम महाराष्ट्र में दोबारा छापने के लिए भी जब सरकार ने मन बनाया था कि हम ज्योतिबा को, बाबा साहब को पुनर्प्रकाशित करेंगे, ये टेक्स्ट अवेलेबल नहीं थे। तो कलकत्ता के नेशनल लाइब्रेरी में मेरे ही परिचित मित्र थे, क्योंकि मैं 15 साल रहा हूँ, मैं भी नेशनल लाइब्रेरी का सदस्य था। श्रीबाज जोशी, मुड़े, ये 2 लोगों की कृपा से ये टेक्स्ट काफ़ी सारे इसमें के मिले हैं। क्योंकि अंग्रेज़ों ने नेशनल लाइब्रेरी का जो कानून बनाया था कि हर किताब को 1-2 कॉपी वहाँ भेजना पड़ेगा, तो ये उसकी कृपा से ये सब टेक्स्ट मिला है। लेकिन मैं हैरान हो जाता हूँ कि बाबा साहब को तो इंग्लैंड, अमेरिका और बहुत एक्सपोजर मिला है। बाबा साहब के पिताजी भी इतने महान थे कि बाबा साहब के मुंह से किताब का नाम निकलता था और अपनी बेटी की या बाबा साहब की बहन के गले के
मंगलसूत्र तक बेचकर वो भीमराव को किताब ला के देते थे। ज्योतिबा के समय ऐसा नहीं था। आज 154वां जयंती का उपलक्ष्य में मैं बात कर रहा हूँ, और बाबा साहब जो सही मायने में गुरु, वैसे तो वो किसी गुरु के वगैरह के, क्योंकि वो गुरु उनके सामने कभी मौजूद थे भी नहीं, वो गुरु के मृत्यु के 5-6 महीने बाद बाबा साहब ने इस दुनिया में कदम रखा है। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि ज्योतिबा ने जो 63 साल के अपनी उम्र में के पहले 15-16 साल अगर माइनस कर दे, तो 40-50 साल का टोटल उनका जो पूना के ब्राह्मणशाही पेशवाई का जो पूरा जो स्वरूप था दाहक, उसके खिलाफ ये एक सचमुच एक बहुत बड़ा चमत्कार है, विलक्षण लगता है। और उसके बावजूद अपने अगल बगल की परिस्थिति की विषमता, अपने अगल बगल की परिस्थिति, महिलाओं की स्थिति, अपने अगल बगल की परिस्थिति, ब्राह्मणशाही का जो भी आक्रामक रूप था वो, अपने अगल बगल की परिस्थिति, किसान, जिसके ऊपर आज मुझे आप विस्तार से बोलने के लिए शायद मौका देने वाले हैं, जिसके ऊपर गुलामगिरी, यानी एक तरफ अमेरिका में उसी समय निगरों का बाकायदा अपने हकों को लेकर रंगभेद के खिलाफ में, जेफरसन वगैरह के समय की बात है, गुलामगिरी जो किताब है, गुलामगिरी निगरो मूवमेंट को अर्पण किए। कैन यू इमेजिन? यानी भारत में पुणे में बैठने वाला एक आदमी, और वो अमेरिका की लड़ाई जो चल रही है काले गोरों की, उसमें कालों के लड़ाई के प्रति अपनी गुलामगिरी किताब को समर्पण पत्रिका, कल मैंने थोड़ी बहुत फेसबुक पे पोस्ट करने की कोशिश की है। ये जो प्रतिभा का जो आविष्कार है, यानी विश्व के रंग को लेकर, जाति को लेकर, विषमता को लेकर चल रहे आंदोलन के साथ में पूना से, भारत से, अपने यहाँ से नाता जोड़ने वाली ये अद्भुत, ये जो प्रतिभा आई है उनके दिमाग में, और कम्युनिकेशन। आज हम मोबाइल उठा के गूगल, विकिपीडिया सर्च करके क्या क्या नहीं ढूंढ ले सकते हैं, लेकिन ज्योतिबा के समय में क्या उपलब्ध था अध्ययन के लिए? कौन से ग्रंथ थे, कौन सा साहित्य था, कौन सी पत्रिका थी, कौन से अखबार थे? लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद ज्योतिबा फुले नाम का 154 साल पहले एक आदमी किसी एक घर में पैदा होता है, और वो पूरे भारत की सामाजिक क्रांति को आयाम देता है। यानी बाबा साहब के लिए जो रास्ता, बाबा साहब के लिए जो कारपेट बिछाने का काम, बाबा साहब के लिए जो अनुकूल भूमि बनाने का काम जो किया, और आपने जिस महिलाओं की तरफ लक्ष्य किया है, क्या थी महिलाओं की स्थिति? बंगाल में आनंद बाजार पत्रिका नाम का भारत का सबसे बड़ा अखबार ग्रुप है, उस आनंद बाजार पत्रिका की जो पहली जो श्री थी आद्य, उनको तक अपने पल्लू में तेल का दिया छुपा के पढ़ने की नौबत आई थी, क्योंकि धर्मशास्त्र के अनुसार, मनुस्मृति के अनुसार स्त्री शूद्रों को विद्या का अधिकार नहीं था, वो अक्षर नहीं देख सकते थे किसी भी तरह का, यह हाल था। और उस समय ज्योतिबा ने सावित्रीबाई को पहले गम भ ABCD अब कड़ई पढ़ाया। सावित्रीबाई और फातिमा शेख की मदद से उन्होंने पूना में पहला महिलाओं का स्कूल चलाया। सनातनियों के कीचड़, सनातनियों के अलग अलग हमले सब सहते हुए, ये इमेजिनेशन से भी बाहर है। ऐसे माहौल में ये काम करना, यानी इस मुल्क का वो सचमुच एक बहुत बड़ा चमत्कार है, जो राजा राम मोहन राय ने बंगाल में किया, जो विद्यासागर ने किया, और महाराष्ट्र में, ये तीनों। और आपको आश्चर्य लगेगा प्रीतम जी, अभी थोड़ा आउट ऑफ वे में जा रहा हूँ, कल ही मेरे पास में बंगाल से एक पोस्ट आई है टेलीग्राफ की। वर्तमान चुनाव में बीजेपी ने आज तक विद्यासागर और राजा राम मोहन राय के घरों में, जन्मस्थलों को भेंट देने की जहमत नहीं उठाई। देखिए, एक तरफ शूद्रों की बात करते हुए वोट मांग रहे, लेकिन दूसरी तरफ जिन श्री शूद्रों के लिए जिस बंगाल के महान समाज सुधारकों ने काम किया, उनकी याद नहीं आ रही, उनकी याद भी नहीं आ रही, अवॉइड कर रहे, उनको इग्नोर कर रहे हैं। ये आज ज्योतिबा के 154 के बहाने मुझे याद आ रहा है, कुंभ मेला के लिए कोई फतवा मुझे याद नहीं आ रहा प्रीतम जी। चुनाव में लाखों की रैलियां कर रहे, दुनिया भर के रोड शो कर रहे, नरेंद्र मोदी जी खुद, अमित शाह जी खुद, जिनका काम ही है लॉ एंड ऑर्डर संभालना, और नड्डा साहब और अन्य भी लोग हैं। लेकिन आज के अखबारों में दो फतवे हैं। एक है
ज्योतिबा के प्रति कितनी भी श्रद्धा हो आपको घर में ही मनाइए। और दूसरा है 14 तारीख को बाबा साहब के प्रति कितनी भी श्रद्धा हो, हमें भी है, लेकिन आप घर में मनाइए। क्यों भाई? मैं कोरोना के प्रति पूरी सावधानी बरतने वाला आदमी हूँ। मैं खुद कोरोना के नियम का पालन शब्द तंतुतंत करता हूँ, कुछ भी उस पर कोताही नहीं बरतता हूँ। इसलिए आपको मैंने कैमरा लेके घर में नहीं आने दिया। तो लेकिन आप एक को एक कानून। कुंभ मेला में कितने लोग इकट्ठा होते प्रीतम जी, आपको पता है? विश्व का सबसे बड़ा जनसमूह इकट्ठा होने वाला इवेंट होता है, और वो नहाते हैं। वो हरिद्वार में एक को एक आंग लगा लगा के वहां बाकायदा गंगा में उतर के नहा रहे, और दोनों किनारों पे पैर रखने के लिए जगह नहीं है। आप जैसे कैमरामैन भी जाओगे तो आपको शायद शूटिंग करने का मौका नहीं मिलेगा, इतनी भीड़ है और इतनी संकरी है वहां पर, क्योंकि गंगा शुरू होके उतर के वहां 100, 150, 200 किलोमीटर भी नहीं होती है, फिर आगे वो बड़ी होती है, लेकिन वहां बहुत संकरी है। तो उस जगह में ये जो आज इवेंट चल रहा है, और 1-2 दिन का नहीं है, ये कई दिनों का, उसके लिए प्रशासन प्रबंध कर रहा है, उसके लिए पूरी हमारी व्यवस्था लगी हुई है। उसमें कोई मुझे फतवा याद नहीं आ रहा है। क्यों भाई? मैं किसी कुंभ मेला के या किसी भी धार्मिक इवेंट के मैं भले सेकुलर हूँ, लेकिन मैं विरोधी नहीं हूँ। लेकिन आप इतना सिलेक्टिव क्यों करते हो? जिस आदमी ने इस देश का संविधान इस देश को दिया है, उसके 130वीं जयंती को आप बोल रहे कि आप घरों में मनाओ। जिस आदमी ने इस देश की पहली सामाजिक क्रांति करने की शुरुआत की है, तुकाराम ज्ञानेश्वर के बाद में, कबीर के बाद में, बहुत बड़ी गैप है। पहला आदमी है भारत का इतिहास का जिसने बाबा साहब के लिए मार्ग प्रशस्त किया। इनके अनुयायियों को या इनको चाहने वालों को बोल रहे कि आप घरों में मनाइए कुंभ मेला के लिए। और चुनाव 5 राज्यों में जिस तबीयत से प्रधानमंत्री का चेहरा दमकते हुए मैं देख रहा हूँ, चुनाव शायद वर्तमान प्रधानमंत्री का सबसे प्रिय खेल है। वो खेला 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 बोलते रहते ना। तो मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के कार्यालय में बैठने में शायद उनका दम घुटता है, प्रधानमंत्री को संसद को सामना करने में उनका दम घुटता है। भारत के इतिहास का सबसे कम समय देने वाला संसद का आदमी है। लेकिन चुनावी सभाओं में जिस ढंग से मैं उनको प्रफुल्लित चेहरों से दिखता हूँ और मिमिक्री करते हुए देखता हूँ, मिमिक्री, दीदी ओ दीदी वगैरह आवाज बिगाड़ के बोलते हुए देखता हूँ, तो यहाँ कोरोना के नियमों की, और मुझे बहुत दुख होता है कि जिस इलेक्शन कमीशन का ये काम है मॉनिटरिंग करना, वो इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? वो इलेक्शन कमीशन किसी आयरे गहरे छोटे मोटे आदमी औरत को नोटिस भेज रहा है, लेकिन इनके खिलाफ बोलने को कुछ तैयार नहीं, इसी एक शब्द से भी नहीं। तो ये जो चल रहा है पूरा सिलेक्टिव, तो ज्योतिबा ने अपने पूरी जिंदगी में इस ढंग के ही चीजों के खिलाफ, और वो भी आज से लगभग 150-200 साल पहले, कोई कम समय नहीं है। वो इस परिस्थिति का उन्होंने वहां भी जो उल्लेख किया है, किसानों की बात से लेके, मजदूरों की बात से लेके, दलितों की स्थिति से लेके, महिलाओं की स्थिति को लेके, ये एक चमत्कार है भारतीय सामाजिक क्षेत्र का। ज्योतिबा का पैदा होना 11 अप्रैल 1827 में, 1891 में बाबा साहब का पैदा होना 14 अप्रैल को, ये दोनों का इस देश में पैदा होना, आज हम और आप जो यहाँ बैठकर इस ढंग की बात कर पा रहे, आज ये जो देश तथाकथित 75वां आज़ादी का जश्न मनाने जा रहा है, बाबा साहब ने अपने आखिरी भाषण में, मैं उस पर बाद में आऊँगा, फिलहाल मैं ज्योतिबा का ही मामला पूरा कवर करता हूँ। शेतकऱ्याचा आसूड, और ये जो पूरा जो टेक्स्ट है ये 1873 में ही लिखा है, लेकिन छापने के लिए कोई छापखाना नहीं मिल रहा था। मेघाजी लोखंडे जी ने बड़ी मुश्किल से अपने दीनबंधु में 2 एपिसोड खाली छापे थे, और तीसरे और चौथे के लिए हाथ ऊपर कर दिए। फिर ज्योतिबा ने गुस्से से उनके ऊपर काफी कड़ी टिप्पणियां भी की है। लेकिन सबसे बड़ी बात, महाराजा गायकवाड़ बड़ौदा में जब वो गए और महाराजा को 5 अध्याय जब सुनाए, वो तो लिखते थे और पब्लिक को सुनाते थे। देखिए, आज का कोई भी लेखक अपनी कृति को मेरे ख्याल से अपने दोस्त को भी शेयर नहीं करता है,
लेकिन ज्योतिबा का कमाल देखिए, ज्योतिबा का ये जितना भी लेखन मैं आपके सामने बार बार जो दिखा रहा हूँ, इसमें ज्योतिबा पब्लिक को शेयर करते थे पहले, है ना, एक तरह से पब्लिक से मान्यता लेते थे, कंसेंट लेते थे। तो ये जो दोनों तीनों जो महत्वपूर्ण निबंध है उनके, गुलामगिरी, शेतकऱ्यांचा आसूड, ये उन्होंने 73 में लिखे और बहुत समय के बाद में उनको किताब की शक्ल मिली, लेकिन उसके बीच में उन्होंने किसानों में, मजदूरों में, आम जनता में शेयर करने का काम किया। और जब महाराजा गायकवाड़ को जब उन्होंने सुनाया, तब गायकवाड़ साहब को लगा कि ये छपना चाहिए। तब उन्होंने कुछ उस समय जो भी छपने के लिए पैसे दिए थे, उनका बहुत बड़ा योगदान है। ज्योतिबा को भी इस ढंग से मदद किया, बाबा साहब को भी पढ़ने के लिए मदद किया। यानी ऐसा राजा, हम राजेशाही के खिलाफ है, हम बिल्कुल सामंतवाद के और इस ढंग के लेकिन कुछ ऐसे भी राजा हुए हैं जिसमें शाहू महाराज को भी हम ले सकते हैं, जिसमें गायकवाड़ जी को भी ले सकते हैं, कि जिन्होंने सामाजिक क्रांति की पुरोधा महात्मा ज्योतिबा फुले के वाङ्मय को छापने में शुरुआती दौर में गायकवाड़ जी ने मदद की, बाबा साहब को पढ़ने के लिए भी मदद की। और शायद बाबा साहब का इंग्लैंड अमेरिका का पढ़ना, ये दोनों महाराजाओं के, अकेले खाली बड़ौदा के नहीं, कोल्हापुर के भी महाराज ने बाबा साहब को पढ़ने के हिसाब से मदद की है। और वो जो इतना सारा डिग्रियाँ और बहुत कुछ ज्ञान जो लेके आए, उसमें ये दोनों महाराजों का भी योगदान है। लेकिन ज्योतिबा के लिए भी कोल्हापुर के भी महाराजा और बड़ौदा के भी महाराजा ने ज्योतिबा के जो भी लिखना होता था, जो भी उन्होंने आज वाङ्मय, आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको छापा है और बहुत सस्ते में अवेलेबल किया है, कोई महंगा नहीं, इतना तो बाइंडिंग को भी नहीं लगता होगा, इतना सस्ते में। और ये जो शेतकऱ्याचा आसूड, इसका मतलब है किसानों का कोड़ा, किसानों का चाबुक, किसानों का हंटर। और ये असल में उस समय के वायसराय को, उस समय के अंग्रेज पताशिन जो भी थे बम्बई राज्य के और भारत के, उनको लिखा हुआ ये निवेदन है। बिल्कुल। हम देखते हैं कि महात्मा फुले हमेशा मराठी में उनकी 4 लाइनें हैं, मानवाचा धर्म एक सत्य नीति, बाकी कुरापती ज्योति मने। और किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, दलितों के लिए, जिस तरह से उन्होंने सारी घटनाएं हम इतिहास में देखते हैं कि पानी दलितों को देना, महिलाओं को पढ़ाना, और किसानों के लिए विशेष था उन्होंने जो काम किया। जो किताब का जिक्र हुआ शेतकऱ्यांचा आसूड, वो वाइसरॉय को उन्होंने उसकी कॉपी दी। आज भी किसान जो है 4.5 महीने हो गए, किसान बैठे हैं, कोई सूद नहीं ले रही सरकार। अगर आज महात्मा फुले होते तो महात्मा फुले क्या करते? विद्ये विना मती गेली, विद्या ज्ञान के बिना मती, मती बिना नीति गेली, मति के सिवाय, बुद्धि के सिवाय नीति चली गई, नीति बिना गति गेली, नीति के बगैर गति, जो स्पीड होता है, गति तो हिंदी में भी है, गति बिना वित्त गेले, वित्त मीन्स पैसा गया, और वित्त बिना शूद्र बनले। इतके अनर्थ एका अविद्येने केले। इतना अनर्थ, इतना भयावह प्रकार सिर्फ एक अविद्येने किया। यानी ज्ञान के प्रति ज्योतिबा का ये एक ऐसा एक जिस्ट है, एक मुश्त, ये जो अभंग है एक तरह का, इसमें टोटल ज्ञान के प्रति ज्योतिबा की जागरूकता का एक निचोड़ है। ये आप किसानों के बारे में अभी की वर्तमान जो चल रहा है, आश्चर्य लग रहा है कि शेतकऱ्याच्या आसूड में ज्योतिबा अंग्रेज वायसराय को 3000 साल पहले की कृषि व्यवस्था से लेके जो, प्रीतम जी मुझे बहुत लज्जा के साथ ये कन्फेस करना पड़ रहा है, ज्योतिबा ने आज से 150-200 साल पहले ये लिखा। ज्योतिबा 3000 साल पहले की कृषि व्यवस्था का, शोषण का अलग अलग संदर्भ दे रहे, और आज मशीनें आ गई, फर्टिलाइजर आ गया, पेस्टिसाइड्स आ गए, नए बीज आ गए, बीटी कॉटन से लेके क्या क्या नाम हम सुनते हैं। लेकिन शोषण, जो इस देश की आधी से ज्यादा आबादी जिस कृषि व्यवस्था के ऊपर आधारित है, उसका शोषण का तौर तरीका, इसके पहले जो भी राजा महाराजा थे, उसके पहले जो भी मुगल सम्राट थे,
उसके पहले और भी जो जो व्यवस्थाएं थी, और उसके बाद में अंग्रेज आए 200 साल, और अंग्रेजों के बाद में अभी 1947 से अभी अगले साल हम लोग 75 साल मनाने जा रहे हैं। आज विश्व का सबसे लंबा समय का, सबसे ज्यादा संख्या का आंदोलन भारत की इसी भूमि पर राजधानी के चारों कोनों में चल रहा है। राजधानी में आने के चारों रास्ते जो है हाईवेज, पंजाब की तरफ से, उत्तर प्रदेश की तरफ से, और इधर मध्य प्रदेश की तरफ से, हरियाणा की तरफ से, पश्चिम, पूर्व, उत्तर, दक्षिण, हर तरह के रास्तों के ऊपर लाखों किसान बैठे हुए हैं। ये विश्व का रिकॉर्ड है। विश्व में, मैंने अभी काले गोरों का आंदोलन की बात की आपके सामने, विश्व के बहुत सारे अलग अलग आंदोलनों की आपको भी जानकारी होगी। और भारत में भी मैं आज 68 साल का आदमी, 18 साल माइनस कर तो 50 साल का मेरा लाइफ भी आंदोलनों का है। दलित आंदोलन से लेके अम्बेडकर यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय को नाम देने से लेके, जयप्रकाश नारायण आंदोलन से लेके, नर्मदा बचाओ आंदोलन से लेके, आदिवासी आंदोलनों से लेके, सांप्रदायिकता विरोधी आंदोलनों से लेके वर्तमान किसान आंदोलन तक मेरा खुद का सक्रिय भागीदारी का मैं अपने अनुभव से बताता हूँ। इतना बड़ा आंदोलन मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है। आज़ादी के आंदोलन का भी इतिहास मैं घोल के पी गया हूँ। आज़ादी के भी आंदोलन में प्रीतम जी इतनी बड़ी संख्या में रास्ते पर लोग उतरे नहीं थे। विश्व का रिकॉर्ड है ये। 1 करोड़ से ऊपर आबादी है। चारों तरफ के आंकड़े अगर आप मिलाते हैं, क्योंकि एक तरफ आपका कैमरा जाएगा, लेकिन आप अगर चारों तरफ का सब कैलकुलेशन करके, और फैलाते क्या है मेन स्ट्रीम मीडिया से कि लोग चले गए हैं, बिल्कुल भी नहीं। लोगों ने बाकायदा वहाँ थोड़ा सा ठीक ठाक इस गर्मी में भी झेल सके इस हिसाब से मकान बनाने शुरू कर दी। फोटो आ रहे उसके, और सोशल मीडिया पे आ रहे। तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया आप जैसे चैनल छोड़कर बाकी कोई एक न्यूज़ देने के लिए तैयार नहीं। कोई एक बच्चे किसी छोटे से नाली में गिरता है, उसकी लाइव टेलीकास्ट होती है 24 घंटा। लेकिन आज इस देश का अन्नदाता और भारत के इतिहास का सबसे बड़ी संख्या का, और क्या है उनकी मांग? वो सरकार को प्रधानमंत्री का पद नहीं मांग रहे, वो राष्ट्रपति भवन में अपनी जगह नहीं मांग रहे, वो किसी भी मंत्री पद में, परिषद में अपना प्रतित्व नहीं मांग रहे। वो सिर्फ मांग रहे अपने फसल का उचित मूल्य। अभी गेहूं की कटाई हो रही। कैली दारापुरी नाम के मेरे दोस्त ने अपने खेत का फोटो भेजा। एस.आर. दारापुरी IPS, कभी पुराने यूपी के DG भी रह चुके हैं, और बहुत बहुत बड़ी एक्टिविस्ट, इस कारण मेरे मित्र है। बहुत अप्रतिम फसल आई है उनकी। तो मैंने पहला सवाल किया, MSP का क्या? तो उन्होंने भी जवाब दिया कि यस, आई एम ऑल्सो वेटिंग। क्योंकि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये जो पूरा गेहूं का जो बेल्ट है, टोटल पूरे देश का गेहूं की सप्लाई एक तरह से वो पूरी करता है। बहुत बड़ा गेहूं की, और अभी गेहूं की फसल एकदम सोने की जैसी महक रही है, दिख रही है आंखों से। बहुत सुंदर लगता है देखने से। एक हरा फसल भी बहुत आंखों को सुहाती, और अभी की जो सुनहरी जो फसल दिख रही है। लेकिन प्रीतम जी बहुत पीड़ा के साथ, क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, बहुत पीड़ा के साथ मैं कहता हूँ कि बचपन से अभी तक किसानी का जो पूरा जो स्वरूप है, जो ज्योतिबा ने आज से 150-200 साल पहले शेतकऱ्याचा आसूड में लिखा है, और आज भी 75 साल की आज़ादी के बाद में भी परिस्थिति में फर्क नहीं पड़ा है। मेरे दोस्त है योगेंद्र यादव, वो दक्षिण से लेके उत्तर से लेके पश्चिम पूर्व तक सब देशों के मंडियों का दौरा कर करके तुरंत वहाँ की बेल्लारी से लेके हर मंडी का लाइव टेलीकास्ट उनका वो मुझे भेजते हैं रोज। तो आज मैं बेल्लारी में खड़ा हूँ। आज ये इनका चना आया हुआ है, ये प्रीतम बेलकुंडे, ये खेत किसान है, और आज ये अपनी इतनी इतनी फसल लेके आए। बताइए प्रीतम जी, आप कितने में इसको बेच रहे हैं? तथाकथित MSP है कुछ तो भी 1000, और प्रीतम जी को कंपेल करना पड़ रहा है 600 या 800 रुपए में। इस ढंग के किसी भी दाम, सूर्य जिसको सनफ्लावर बोलते हैं, सूर्य फूल, मतलब अभी जो फसलें आई है उनका मैं बता रहा हूँ। अभी गेहूं का क्या है वो बात अलग है, लेकिन जो फसलें पिछली जो आके मार्केट में आ चुकी थी महीना भर पहले, उन फसलों का मुझे एक भी फसल का दाम MSP से ऊपर या आसपास नहीं दिखा है। सभी 400-500 रुपए, यानी हर किसान को हर एक फसल के ऊपर
कम से कम 10-20-25 हज़ार का 50,000 का चोट। हम्म, तो किसान उस फसल के लिए कितना मेहनत करता है, ये उस समय भी मेहनत का नज़ारा ज्योतिबा ने लिखा है। और उसकी मेहनत में आज कोई फर्क नहीं प्रीतम जी। आज भी उसके घर का छोटा बच्चे से लेके बूढ़े तक का जिनके हाथ पैर ठीक है, वो सभी खेतों में मेहनत करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, वो मशीनें लाख आ गई होंगी, वो लाख वो दुनिया भर का क्या क्या और आ गया होगा, लेकिन खेती के लिए जो इनिशियल जो मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि मैं ये किसान का बेटा होने के नाते कहता हूँ, ये 12 महीने 24 घंटों का व्यवसाय है। ये ऐसा नहीं है कि आज आपने कुछ लिख दिया, कुछ लेख भेज दिया और कर दिया, हो गया, नहीं। इसमें रात में पंजाब में मैं जब पाकिस्तान जा रहा था, हमको टेक्निकल कारणों से एक दिन एक्सटेंड करना पड़ा, तो वापस आके मुझे बॉर्डर के आसपास में किसी खेत में सोना पड़ा। और बाकायदा किसानों के मकान है खेतों में। ठो 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 एक डीजल इंजन चल रहा था। मैंने पूछा, मैंने कहा 2 बज रहे तो भी, तो बोले हमारी सिंचाई जो है वो रात को ही होती है और गेहूं की फसल। तो इस ढंग से रात भी, दिन भी, बारिश भी, धूप भी, हर तरह के मौसम में मेहनत करने वाला किसान मजदूर, और उसके हाथ में जब फसल आती है, उसका दाम का जो जो डायलेमा है, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी का मतलब, लेकिन वो भी आप गायब कर दे रहे हैं। फिर आगे चल के आप तथाकथित कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं, जो कम से कम ज्योतिबा के समय तो नहीं थी। भाई, किसान का असूड़, किसान का चाबुक किताब में कम से कम इतना तो उल्लेख नहीं मिल रहा मुझे। नहीं, ज्योतिबा अगर आज होते, ये चाबुक लेकर बाकायदा रास्ते पर से बाकायदा निकले होते, वो खाली वहां धरना नहीं देते बैठे होगे, क्योंकि ज्योतिबा का जो तेवर मैं देखता हूँ, उनका जो पूरा लेखन जो मैं पढ़ रहा हूँ, उस पर से तो ज्योतिबा जैसा आदमी तो इस ढंग से स्वस्थ बैठा नहीं होता। और इस ढंग का बेशरम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो कानून ला रहे हैं, और जिसमें वो एक पैर पीछे लेना लूंगा नहीं ऐसा बोलते हैं, बाकायदा हर सभा में अंडरलाइन करके बोलते हैं। और मुझे आज आवाज इंडिया के सामने दुख के साथ कन्फेस करना पड़ रहा, मैंने लाउड इंडिया पर भी बोला है कि 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, 5 राज्यों में किसानी का संबंध है। बंगाल में तो बिल्कुल भी है, क्योंकि वो तो चावल का बाउल जैसा प्रदेश है। आसाम भी है, तमिलनाडु भी है, पांडिचेरी भी है। जितने भी राज्यों में चुनाव हो रहे प्रीतम जी, सभी कृषि प्रधान राज्य है, लेकिन चुनाव के प्रचार में सत्ताधारी दल हो या विरोधी दल हो या कोई भी हो, किसी के भी मुझे हेडलाइन में किसान का मुद्दा नहीं दिख रहा है। ये ज्योतिबा के 194 की जयंती के दिन मुझे कन्फ्यूज करके बोलना पड़ रहा है कि मंदिर की बात हो रही, मस्जिद की बात हो रही, जय श्री राम की बात हो रही, जय माँ दुर्गा की बात हो रही, लेकिन जय जवान जय किसान और किसानी की बात नहीं हो रही है। यानी कितना विरोधाभासी है। चुनाव जो एक तरह का जनतंत्र का उत्सव बोला जाता है, जो बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के आखिरी भाषण में, ये सब उस समय उन्होंने सावधानियां दी है। बाबा साहब को एक तो अचानक अध्यक्ष महोदय ने बोला, बाबा साहब कोई पहले से तैयार नहीं थे उस बात के लिए। वो अचानक 2 या 3 वक्ता होने के बाद में राजेंद्र बाबू ने बाबा साहब को, BR अम्बेडकर अभी बात करेंगे, तो बाबा साहब तो कोई तैयारी करके आए नहीं थे, वो तो बहुत होमवर्क करने वाले आदमी थे, 50 तरह के संदर्भ दे देकर बात करने वाले आदमी थे, लिखने वाले आदमी थे। तो बाबा साहब का जो ये जो कलेक्टेड वर्क्स ऑफ बाबा साहब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो निकाला है, तो इसमें बाबा साहब का जो आखिरी इसमें संविधान सभा का जो भाषण है वो 25 नवंबर 1949 का है। 26 नवंबर को 1950 को उसको लागू होना था। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का आखिरी दिन था वो, बाकी सब कुछ काम हो गया था, संविधान संशोधन क्या क्या वगैरह। और ये एक तरह का धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम समझ सकते हैं आप। संविधान सभा का आखिरी, संविधान सभा का आखिरी सत्र का बाबा साहब के पूर्ण भाषण का ये आधा भाषण में बोल रहा हूँ, क्योंकि आधा भाषण बाबा साहब का
कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की संख्या, उनके कितने कार्यकाल, कितना क्या क्या, वो उसमें सब गया। टेक्निकलिटीज बताने में गया है। लेकिन आगे 170 नंबर के पेज से बाबा साहब बोलते हैं, अब मैंने भाषण खत्म किया होता तो कोई गलत नहीं हुआ होता, लेकिन नहीं, अब मेरा असली भाषण अब शुरू होता है। और वहां से बाबा साहब बोल रहे हैं कि मेरा मन, मेरा दिल मेरे देश के भविष्य के लिए चिंताग्रस्त है। मैं बहुत चिंता में हूं कि मेरा देश 26 जनवरी 1950 से जब अपने आप को प्रजासत्ता घोषित करेगा, उसके बाद में हमारे इस देश में आज़ादी बरकरार रहेगी क्या, प्रश्न चिन्ह है। और आज़ादी बरकरार क्यों नहीं रहेगी, इसके लिए इतिहास के जो दाखले उन्होंने दिए हैं, वर्तमान हिंदुत्व का दावा करने वाले लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये इतिहास छोड़कर वो बोलते रहते हैं। बाबा साहब इसमें बोल रहे हैं, भारत कोई पहली बार परतंत्र में नहीं गया था। भारत के परतंत्र होने के इतिहास बहुत पुराने हैं। और उसमें बाबा साहब सीधा नाम ले रहे हैं, भूतकाल में जब हमारा स्वातंत्र बेईमानी के कारण, दगाबाजी के कारण, धोखा देने के कारण हमने गंवाई है। और वो है मोहम्मद बिन कासिम को सिंध के ऊपर आक्रमण करने के लिए सिंध के दाहर राजा के सैनिक अधिकारी जो पैसे खाकर मोहम्मद बिन कासिम के दलाल बन गए थे, और उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम की पैसे लेने के कारण दाहर राजा के तरफ से लड़ने के लिए नकार दिया था। और मोहम्मद घोरी को भारत के ऊपर आक्रमण करने का निमंत्रण देने वाला जयचंद ही था। और इस जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान, आज की दिल्ली जिसको बोलते, इस दिल्ली के ऊपर जिनका राज था पृथ्वीराज चौहान को, सोलंकी राजा की भी मदद का आश्वासन दिया था। ये इतिहास है। ये सिर्फ बाबा साहब बोल रहे हैं, ये किसी भागवत या किसी आडवाणी या किसी नरेंद्र मोदी के मुंह से नहीं आ रहा है। ये सब नाम कौन है प्रीतम जी? सिराजुद्दौला के खिलाफ में प्लासी की लड़ाई में किसने किया है दगाबाजी का काम? टीपू सुल्तान के समय में दगाबाजी करने वाले नाम कौन है प्रीतम जी? ये होंगे कोई मुस्लिम शासक, लेकिन इनमें दगाबाजी करने वाले और अंग्रेजों को और दूसरों को हाथ मिलाने वाले कौन लोग रहे? ये बाबा साहब बता रहे। छत्रपति शिवाजी के भी राज में मराठा और राजपूत किस ढंग से मुगलों के तरफ से थे, ये भी बाबा साहब बता रहे। शिवाजी भी सिलेक्टिव ढंग से बताने की कोशिश की जाती है, बिल्कुल। हाँ, गो ब्राह्मण प्रतिपालक शिवाजी। लेकिन बाबा साहब या पानसरे जी या नारायण कुरनकर या सुरेश खैरदार जो शिवाजी को देखते, वो शिवाजी हिंदू गो ब्राह्मण प्रतिपालक नहीं देखते। तो बाबा साहब फिर से दोबारा कह रहे कि इतिहास की पुनरावृत्ति, क्या इतिहास दोहराया जाएगा? आज इतिहास दोहराए जाने का संकट है। ये भाषण पढ़ने के बाद में मैं गदगद हो गया। धन्यवाद आप लोगों को, आप लोगों ने मुझे ये दोबारा ये खंड मुझे मेरे घर से निकालने के लिए कंपेल किया। मैंने आज से 20, 25, 30 साल पहले जैसे निकले थे, पहले लॉट मैंने खरीद के नागपुर से लेके गया था मैं कलकत्ता, लेकिन दोबारा कोई विशेष काम नहीं पड़ा था, मैं उसको देखा नहीं। लेकिन जब अमन ने मुझे कहा कि सर आपको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के आखिरी भाषण पे बोलना है, मैंने बोला अरे 11 तारीख को ज्योतिबा की भी जयंती आ रही है, बेहतर वो अपन ये दोनों मिलके बोलेंगे। तो इसलिए आज आपने मुझे मौका दिया, बहुत धन्यवाद आपको। तो अभी मैंने जब दोबारा पढ़ा, हो सकता है मेरी समझ बड़ी होगी 25-30 साल में, हो सकता है मेरी संवेदना शायद ज़्यादा तीव्र होगी वर्तमान स्थिति के कारण। आज इस भाषण को मैं इस ढंग से ले रहा हूँ प्रीतम जी, जैसे मैं पहली बार कोई चीज़ देख रहा हूँ, जो कि ये वॉल्यूम्स में देख चुका हूँ, इनके ऊपर मैं कलकत्ता में लिख चुका हूँ, इनके ऊपर मैं सैकड़ों जगह बोल चुका हूँ, मैं पढ़ा भी चुका हूँ महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में। लेकिन आज जब मैं पढ़ रहा था आपके बहाने, जब 1 हफ्ता से लगभग इसको देख रहा हूँ मैं, बहुत धन्यवाद आप लोगों को। ये क्लासिकल, ये भाषण मैं आज एज इट इज हिंदी में आपके पास जाने के बाद में मैं इसको देने वाला हूँ। ये आज वर्तमान परिस्थिति में 100% लागू पड़ता है। ये इसका एक भी शब्द मुझे निकालने की आवश्यकता नहीं महसूस हो रही, एक भी पैराग्राफ को मैं इसका हटाने वाला नहीं हूँ। मैं सिर्फ अनुवादक सुरेश खैरनार और मूल भाषण बाबा साहब का संविधान सभा का आखिरी भाषण, जिसको मैं आज देने का औचित्य
हो सकता 14 अप्रैल तक शायद आ जाए पब्लिक डोमेन में, मैं इसको एज इट इज, क्योंकि बाबा साहब इसमें बार बार प्रजासत्ताक पद्धति भारत गवाएगा क्या, प्रजासत्ताक पद्धति शुरू होने के पहले और गवाने के जो उन्होंने जो उदाहरण दिए, गवाने के जो उन्होंने अलग अलग जो उन्होंने संकेत किए हैं, वो आज वास्तव में हमारे अगल बगल में मौजूद है। धर्म के बारे में उन्होंने लिखा है, किसी एक व्यक्ति के बारे में उन्होंने लिखा है कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने जो इशारा दिया था जनतंत्र को लेकर, आज की तारीख में मैं उसको दोहराए बगैर नहीं रह सकता हूँ। जॉन स्टुअर्ट मिल कह रहा है, जिसको बाबा साहब संविधान सभा में कह रहे, लोगों ने अपने स्वातंत्र के या अपने आज के वर्तमान राजनीति के समय में कोई भी कितना भी बड़ा आदमी औरत हो, इंदिरा गांधी भी तब नहीं थी, नरेंद्र मोदी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, बाबा साहब के सपने में भी नहीं होंगे, कोई भी कितना भी बड़ा आदमी, लेकिन उसके चरण में संसद को अर्पण नहीं करना है, उसके चरणों में हमारा जनतंत्र को अर्पण नहीं करना है, वो कितना भी बड़ा आदमी औरत क्यों ना हो। ये बाबा साहब आज से 73-75 साल पहले आज़ादी के बिल्कुल शुरू में हमको चेतावनी दे रहे, क्योंकि वो अपने अधिकारों का संस्थाओं को उद्ध्वस्त करने के लिए उपयोग करेगा। प्रीतम जी, आज की तारीख में ये वाक्य मुझे कदम कदम पे याद आ रहा है। प्लानिंग कमीशन से लेके, नोटबंदी से लेके, सुप्रीम कोर्ट से लेके, इलेक्शन कमीशन तो अभी पद पद पे, बंगाल के कुछ बिहार से लेके हर बात पे कितना लचर इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन की हिम्मत है तो मेरे ऊपर इस वाक्य के ऊपर कार्रवाई करें, मैं तैयार हूं, और इलेक्शन कमीशन के दर्जनों में उदाहरण लेके हाजिर होना चाहता हूं। ऐसा इलेक्शन कमीशन भारत के इतिहास में मैंने देखा नहीं है जिसका बाबा साहब, ये इलेक्शन कमीशन टोटल नरेंद्र मोदी के सामने, अमित शाह के सामने घुटने टेक चुका है। और यहाँ बाबा साहब जॉन स्टुअर्ट मिल का उदाहरण देकर उस और आयरिश देशभक्त डैनियल ओ कॉनेल, कोई भी आदमी कितना भी बड़ा हो, लेकिन उसके सामने अपने स्वाभिमान का बलि नहीं कोई इंसान नहीं दे सकता। कोई भी औरत अपनी चरित्र का बलि देकर ऐसे आदमी की पूजा नहीं कर सकती। और कोई भी आज़ाद मुल्क अपना आज़ादी को ऐसे आदमियों के सामने गिरवी रखकर, आज आज़ादी गिरवी रखने का प्रोग्राम 7 साल से बदस्तूर जारी है। ये मुझे इतना हूबहू, मैं तालियां बजा रहा था अंदर से पढ़ते पढ़ते। आज से 73 साल पहले बाबा साहब ये वार्निंग दे रहे, और आज की तारीख में जिस ढंग से वर्ल्ड बैंक, जिस ढंग से WTO, जिस ढंग से विदेशी कंपनियां और भारत की तथाकथित अंबानी अदानी से लेकर सबको देश बेचने का काम एक दिन नहीं जा रहा। प्रीतम जी, हमारे देश के इतने महत्वपूर्ण उद्योग इन्होंने बेच डाले हैं। ये आज़ादी बेचने का प्रोग्राम चल रहा है, ये खाली हमारे एसेट बेचने का काम नहीं चल रहा। रेल से लेके, BSNL से लेके, दूरदर्शन से लेके, हवाई जहाज से लेके, रक्षा मंत्रालय से लेके, हमारा देश का कोई भी विभाग ऐसा बचा नहीं है। 70% से ऊपर विदेशी निवेश रक्षा में। हमारे अंबाझरी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के मजदूर मित्रों ने 15 दिन का लगातार धरना दिया था, हमने उनको सपोर्ट किया था। देश भर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का बहुत लंबा, लेकिन मीडिया का कमाल देख लीजिए, जो हिटलर को भी शायद उतना कंट्रोल करना नहीं आया है जितना इन्होंने आज करके रखा हुआ है। आप जैसा आवाज़ और कोई लाउड या कोई और इक्का दुक्का, लेकिन तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया में इन चीज़ों की कहीं न्यूज़ नहीं आ रही है, और औने पौने दामों में ये हमारे सब उद्योग बेचे जा रहे हैं। ये बाबा साहब जॉन स्टुअर्ट मिल से लेकर, कॉर्नल से लेकर सबका हवाला देकर उसमें, और अंततः देश हुकुमशाही, तानाशाही की तरफ ले जाने का बिल्कुल मार्ग तय होता है। ये बाबा साहब 1949 को 25 नवंबर को चेतावनी दे रहे। वर्तमान संसद, जो कभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोली जाती थी, यही भवन है वो। बिल्कुल। और तीसरी बात, राजकीय लोकशाही मीन्स ठप्पा लगाने की जो आज चल रही है, सिर्फ राजकीय लोकशाही में समानता देने से काम नहीं चलेगा।
बिल्कुल 1952 से लेकर 2021 आज इस लोकशाही का, आज इस तथाकथित ठप्पेशाही का 20 साल 70 साल होने जा रहा है। इन 70 सालों में एक खोट एक आदमी का अगर बात छोड़ दो तो बाकी चीज़ों के बारे में बाबा साहब सीधा बोल रहे हैं। सिर्फ राजकीय समानता या राजकीय लोकशाही देने से काम नहीं चलेगा। और दोनों महात्माओं का ये जिंदगी का सबसे बड़ा अगर कोशिश जद्दोजहद कोई रही होगी, सामाजिक लोकशाही, सामाजिक समानता। फ्रेंच की राज्य क्रांति से निकले हुए तीनों शब्द जो बाबा साहब के जीवन के सबसे आदर्श थे ना, क्या थे? समता, बंधुता और जनतंत्र। तो जब तक समता नहीं है तब तक इस जनतंत्र का कोई मतलब भी नहीं है। सामाजिक लोकशाही अगर नहीं आती है तब तक राजकीय लोकशाही ज़्यादा लंबे समय टिक नहीं सकती है। और सामाजिक लोकशाही क्या मतलब? जिसमें स्वातंत्र, समता और बंधुता। बिल्कुल। फ्रेंच राज्य क्रांति के जो निकले हुए जो 3 शब्द है, ये जीवन के तत्व के रूप में बाबा साहब इसको मान्यता दे रहे हैं। स्वातंत्र, समता, बंधुता, ये जो त्रयी है, ये जो त्रिकोण है, ये इस अर्थ में एक दूसरे से इसको आप अलग नहीं कर सकते। ये एक दूसरे से ही बिल्कुल रिलेटेड है। और समते के बगैर स्वातंत्र का कोई मतलब नहीं। और मेजॉरिटी लोगों का प्रभुत्व निर्माण करना, ये स्वातंत्र के बगैर समता की लिए बहुत बाधक तय होगा। जो आज की तारीख में वर्तमान जो भी राजनीतिक दल है, और कम अधिक प्रमाण में सभी हमाम में सभी नंगे हैं। मुझे किसी एक दल को दोष नहीं देना है। सभी दलों में वर्तमान सत्ताधारी दल तो खुल के एकदम मनुवादी और क्या क्या जो है वो है अलग से, लेकिन बाबा साहब आज से 73 साल पहले जो सावधानी बरतने का, ये जो आधा भाषण जो है बात का, जो जिसमें वो कह रहे शुरू में कि मैंने यहाँ ख़त्म करना चाहिए था, लेकिन आगे का भविष्य का यानी कितना बड़ा विजनरी होगा है बाबा साहब का ये भाषण आज 70 साल के बाद भी हूबहू लागू पड़ता है। आज वो जो संकट के उन्होंने जो अलग अलग बिंदु जो गिनाए थे, जो प्रश्न उन्होंने जो खड़े किए थे, जो श्रेणीबद्ध विषमता के तत्व के ऊपर इस तरह का 26 जनवरी 1950 के दिन हम प्रजासत्ताक खाली डिक्लेयर करने से काम नहीं चलेगा। सिर्फ एक आदमी को एक मत का मूल्य, इससे खाली काम नहीं चलेगा। जब तक समता सही मायने में, और समता यानी सिर्फ सामाजिक परिप्रेक्ष्य में नहीं, आर्थिक भी। इसीलिए समाजवाद, इसीलिए सेकुलरिज्म, ये प्रियम्बल में डाले हुए शब्द है। ये जो 76 में लाए जो बोलते चालाकी से, बिल्कुल भी नहीं। ये भारत के संविधान के प्रियम्बल के एक तरह का निचोड़ का बात बता रहा हूँ मैं। और उसमें बाबा साहब सबसे बड़ी खामी अगर कोई बताते हैं, बंधुत्व का तत्व, जो आज नादारत है। दलित, स्पृश्य, अस्पृश्यों में तो है ही, लेकिन अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, जो ध्रुवीकरण की राजनीति इन्होंने गत 25-30 साल से जो शुरू की और जिसको आज पैमाना एकदम क्लाइमैक्स पे लेके चले गए, पूरा वर्तमान चुनाव बंधुत्व की ऐसी की तैसी करके चुनाव की लड़ाई इस सेंस में लड़ाई चल रही है। बाबा साहब ने भारत बंधुत्व की भावना, ये तत्व सामाजिक जीवन के लिए, सामाजिक एकता के लिए कितना महत्वपूर्ण था। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के जेम्स ब्राइस, इसने अमेरिकन कॉमनवेल्थ के लिए ये बात उसने कही थी। ब्राइस के शब्दों में बाबा साहब दोहरा रहे हैं, प्रोटेस्टेंट एपिस्कोपल चर्च के त्रैवार्षिक अधिवेशन की सामुदायिक प्रार्थना को बदल करने के प्रसंग का उन्होंने हवाला दिया है। देख लीजिए, आज से कुछ साल पहले की बातें और आज की वर्तमान में बाबा साहब जो 25 नवंबर को अपने अंतिम भाषण में, अंतिम मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, उसके बाद तो 1956 तक उन्होंने सैकड़ों भाषणों का अलग कलेक्शन है मेरे पास में, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आखिरी भाषण जिसके लिए आप लोगों ने मुझे विशेष रूप से कहा था, और
बाबा साहब स्वातंत्र के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां है, आजाद भारत के ऊपर। वो भी कह रहे हैं हर बात के लिए अंग्रेजों को दोष देना, जैसे हर बात के लिए कांग्रेस, हर बात के लिए नेहरू, हर बात के लिए ये जो फैशन चल गया। तो बाबा साहब 1950 को ही वार्निंग दे, 49 को, 2 साल के भीतर, कि हर बात के लिए अंग्रेजों के दोष देना ये ठीक बात नहीं होगी, क्योंकि बहुत संभावना है कि नए नए अलग अलग विचारों का जब कुछ मंथन होगा तो उसमें बहुत सारी बातें आप अपनी जिम्मेदारी टालने के लिए आप सीधा जो आजकल नरेंद्र मोदी जी 7 साल से हर बात के ऊपर घुमा फिरा के लाते, ये क्लासिकल भाषण है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का 25 नवंबर 1949 का, बिल्कुल, जिसको मैं तो कहता हूं कि हर भारतीय, हर जनतंत्र, हर समता बंधुता मानने वाले आदमी औरत ने इसको एक प्रार्थना के जैसा अपने दिमाग में डाल लेना चाहिए। ये आधा हिस्सा है, आधा हिस्सा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के तांत्रिक बातों के बारे में था और आधा हिस्सा इसके ऊपर का है, भविष्य के ऊपर। तो इस ढंग का दार्शनिक आदमी आज से 73 साल पहले ये वार्निंग दे रहा है, इससे और हम भूल गए हैं और आपको कह रहे कि घर में मनाइए आप। क्यों भाई? क्योंकि आपको डर है, क्योंकि आज बाबा साहब को याद करना यानी अपने पैर की जमीन खोद लेना है। आज बाबा साहब को या ज्योतिबा को याद करना यानी किसान आंदोलन को वर्तमान फिर से दोबारा, वैसे तो आंदोलन काफी दमखम में, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी शेतकऱ्याचा आसूड, गुलामगिरी, ये जो सब याद कर करके जो बात की जाए कि हंटर कमीशन को दिया हुआ रिपोर्ट, आज से 150-200 साल पहले ये किया हुआ कॉरेस्पॉन्डेंस, ये अलग अलग निवेदनों का बंच, ये निबंध, ये पोवाड़े, ये खंड, ये कुछ भी ये रिलेवेंट नहीं है। ये आज की आज ये दोनों ग्रंथ या इस ढंग का साहित्य बिल्कुल आज की वर्तमान स्थिति को, किसानी से लेके, शिक्षा से लेके, सामाजिक, आज 74-75 साल होने जा रहे हैं आज़ादी को, लेकिन दलितों के अत्याचारों का क्या हाल है? इतने सारे एट्रोसिटी के कानून बने हुए हैं, क्या हाल है दलितों के अत्याचारों का? खैर लांजी हमारे बगल का किस्सा है, यानी खैर लांजी तो आज से 10 साल होने जा रहा है, लेकिन उसके बाद में नए नए बहुत सारे उत्तर प्रदेश से लेके बिहार से लेके पूरे देश भर में, ऐसा नहीं कि कोई देश का एक हिस्सा छूटा हुआ है। ये दोनों महात्माओं की जयंती के दिन हमको सिर्फ इनके गुणगान में गाना है। इन्होंने ये जो सूत्रपात किया है सामाजिक क्रांति का, आज भी बहुत बहुत लंबा सफर तय करना है। आज दोनों की जयंती 2-3 दिनों के आसपास की, बिल्कुल, एक को 130 साल होने जा रहे, एक को 193-94 साल होने जा रहे, और दोनों ने जो सूत्रपात किया है सामाजिक क्रांति का वो आज भी बहुत बाकी है। इसलिए बार बार जयंती हो, पुण्यतिथि हो, जो भी कोई ऑकेजन हो, इसको याद करना मेरे ख्याल से वर्तमान सामाजिक, वर्तमान आर्थिक, वर्तमान शैक्षणिक और वर्तमान खेती के संबंधित बातें, आज की तारीख में खेती का जो मुद्दा है, क्या हाल है? जिस मुल्क में 5 लाख किसान आत्महत्या करते होंगे, जिस मुल्क के किसानों को किसानी पुसाती नहीं, इसलिए जो मर जाता होगा, हम जहां बैठकर बात कर रहे इस परिवेश में आधे है शायद। देश के अगर टोटल आत्महत्या 5 लाख मोटा मोटी मान लो, तो 2.5-3 लाख तो अकेले हमारे विदर्भ की है। यह आज़ादी की बात का बहुत अच्छा सफर है। 75 साल का जश्न का अभी से शुरुआत कर दी, 75 साल की जश्न की कमेटी भी बना दी और बहुत सारे लोगों को उस कमेटी में भी लिया है। ठीक है, 75 साल होने जा रहे, आज़ादी को जरूर मनाइए, लेकिन ये जो बाबा साहब वार्निंग दे रहे हैं, आज़ादी तो आपको टेक्निकली मिल गई है, लेकिन इस आज़ादी को बनाए रखने के लिए जो सावधानियों के उन्होंने जो अलग अलग संकेत दिए हैं, सबसे बड़ी बात सामाजिक विषमता, सबसे बड़ी बात आर्थिक विषमता, सबसे बड़ी बात बंधुत्व की ऐसी की तैसी मंदिर और मस्जिदों के बहाने किस ढंग से बाबा साहब के बंधुत्व की संकल्पना को तार तार करके रख दिया है इन जालिमों ने, वो मैं बोले बगैर रह नहीं सकता हूँ। बंधुत्व शब्द भी आज बोलने के लिए हंसी आती है। कितना थोड़ा सा कोई दाढ़ी वाला, कोई टोपी वाला कोई दिख जाए
अभी मैंने कल परसों घर में कुछ थोड़ा सा इलेक्ट्रिक का काम किया। एक इलेक्ट्रिशियन मेरा नदीम नाम का है, सर बोले आपका घर छोड़कर मुझे कोई बुला नहीं रहा, बोले रो के बात कर रहा था। यानी जो खाद पे पेट चलाने वाला मुसलमान समुदाय जो आज 30 से 35 करोड़ आबादी का है, जिसको आज की तारीख में नौकरियों में स्थान नहीं है, जिसको आज की तारीख में किसी तरह का कोई ऐसा वो अपना हुनर, अपने हस्तकौशल्य से कोई मैकेनिक, कोई इलेक्ट्रिशियन, कोई रोड साइड में बैठे हुए गाड़ी रिपेयरिंग करने वाला, मेजॉरिटी तो जिसको सर्विस सेक्टर बोलते उसी में तो है ना। बाबरी मस्जिद ढहा के 3,500 से ऊपर करोड़ रुपए इकट्ठा करके आप लाख अभी मंदिर बना लोगे, कोरोना का क्या है? कल ही रात को सोने के पहले मैंने लिखा, इस देश के लाखों मंदिर, इस देश के लाखों चर्च, इस देश के मस्जिदें, इस देश के स्तूप, इस देश के सभी धार्मिक स्थल और कोरोना, किनकी प्रायोरिटी है लोगों की? एक अपील होती है 1,000 करोड़ की, 3,500 करोड़ इकट्ठा होते हैं। ये 8 दिन पहले राम मंदिर ट्रस्ट का सचिव बता रहा है। और अभी कोरोना वैक्सीन का महाराष्ट्र में अभाव है, इसको लेके रोज पुणे से लेके नागपुर तक के वैक्सीन लेने के लिए जमीन पर बैठे हुए लोगों के फोटो आ रहे हैं, उम्र दराज लोगों के। वैक्सीन केंद्र बंद करने पड़ रहे हैं क्योंकि वैक्सीन नहीं है। आधे वैक्सीन केंद्र बंद करने पड़े हैं। मैं आज पहली बार डिस्क्लोज कर रहा हूं, ये जो नरेंद्र मोदी ने इतना उदारता का जो दावा किया ना, इस देश में बनी हुई वैक्सीन जो एरोप्लेन भर भर के बाहर भेजने की, नरेंद्र मोदी को विश्व बंधुत्व से लेना देना नहीं है। नरेंद्र मोदी क्रेजी आदमी है जिनको नोबेल प्राइज की ऊपर उनकी नजर है। और इस कारण जिस 130-35 करोड़ देश के आबादी को वैक्सीन देने की सबसे बड़ी आवश्यकता रहते हुए, यहाँ के लेबोरेटरीज ने पुणे से लेके दुनिया भर की बनाई हुई 1 साल की मेहनत के बाद की वैक्सीन को विदेशों में 65 से 70 मुल्कों में भेजने का और छाती ठोकते के दावा कर ले, और अपने खुद के मुल्क के लोगों को अब वैक्सीन के अभाव में आप जो रेशो अभी सेकंड म्यूटेशन जिसको शब्द बोल रहे हैं ना, बिल्कुल ये इतना डेंजरस आया हुआ है कि जिसमें हमारे नागपुर के रिकॉर्ड ब्रेक हो रहे हैं। पिछले साल इन दिनों में नागपुर सितंबर पिक का पीरियड था, लेकिन सितंबर से आंकड़े ज़्यादा हो रहे। और इस ढंग से कोरोना जैसी महामारी का हमारे देश के प्रधानमंत्री के चेहरे पर कोई आपको सिकन दिख रही है? जिस ढंग से चुनाव रैली में इतरा के बात कर रहे, जिस ढंग से चुनाव रैली में धर्म की बातें कर रहे, दुनिया भर की जातिवाद की बातें कर रहे, ध्रुवीकरण की बातें कर रहे, झूठ मूठ के अलग अलग क्या क्या दावे कर रहे, गाजर दिखा रहे आने वाले दिनों में हम खुद क्या करेंगे वगैरह। लेकिन कोरोना के बारे में रियली हमारा प्रधानमंत्री, हमारा गृह मंत्री, हमारा कृषि मंत्री, उसको समय नहीं है वहाँ लोगों को समय देने के लिए, लेकिन वो चुनाव प्रचार में घूम रहा है। मतलब हमारी देश की आधी मंत्रिमंडल के लोगों को चुनाव नहीं, उसके लिए तो एक भारत पाकिस्तान या चीन के साथ युद्ध जैसी बात हो गई है। और सचमुच ये चुनाव लड़ाई है। प्रीतम जी, आसाम का सिर्फ वोटिंग हुआ है और आसाम के आधे इनकमिंग विधायक जयपुर के होटल में छुपाने पड़ रहे। रिजल्ट आया नहीं है, वो कैंडिडेट चुन के आ रहा कि नहीं ये भी नहीं पता। लेकिन उसके बावजूद उसको प्रिकॉशन के तौर पे बाबा साहब आम्बेडकर ने ये जो वार्निंग दी थी ना, जनतंत्र का ये इससे बड़ा माखौल, जनतंत्र का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? जिस मुल्क के विधायकों को, उस दल को या उस दल के नेताओं को छुपाना पड़ सके, जिस दल के एमपीज को, जिस दल के लोक प्रतिनिधियों को, लोगों को छुपाना पड़ सके, ये जनतंत्र का सबसे बड़ा फेल्यूर है। और ये 74 साल पहले बाबा साहब ये सब वार्निंग दे चुके हैं कि ये जनतंत्र तंत्र के रूप में कन्वर्ट हो गया है। लेकिन आज की तारीख में किस ढंग के लोगों को ले जा रहे राज्यसभा में, किस ढंग के लोगों को, कल बोबड़े साहब का क्या होगा आने वाले 8 दिन के बाद में आप देख लीजिएगा, उनके पहले वाले आज कहाँ जाके बैठे हुए आप देख लीजिएगा। यानी किस ढंग से मोल तोल करके, किस ढंग से ये जो इंस्टीट्यूशंस को
बर्बाद करने का जो वार्निंग दिया है बाबा साहब ने संस्थाओं को, तब संस्थाएं उतनी खड़ी भी नहीं हुई थी। ये 1949 में बोल रहे 25 नवंबर को, और इंस्टीट्यूशंस की तरफ इशारा किया है। आप आज बता दीजिए हमारा पार्लियामेंट किस ढंग से कृषि बिलों को पास करवा लिया आप, आनंद फानंद में। मेरे ही मित्र है वो राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन हरिवंश, कलकत्ता में मेरे घर में आके कबीरवाणी सुनते रहते थे, कुमार गंधर्व की गाई हुई, रिकॉर्ड भी करके लेके गए मेरे घर से। बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे, जेपी की गांव के हैं, सिताब देहरा के, मेरे को 50 बार बोल रहे थे कि आप भी चले एक आध बार। आज वो राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन है। शर्म आनी चाहिए हरिवंश, मेरे मित्र होने के बावजूद मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है। आवाजी मतदान, हरिवंश को अच्छी तरह मालूम है राज्यसभा में किसका बहुमत है और नहीं है, और इस ढंग से आपने बिल के ऊपर ठप्पा लगा लिया। और जिस बिलों को लेकर आज 6 महीना होने जा रहा है, आने वाले 26 मई को गिन के 6 महीना होने जा रहा, प्रीतम जी, आधा साल। दुनिया के इतिहास का इतना बड़ा आंदोलन है और इसको जनतंत्र बोलते हैं। लाखों की संख्या में किसान देश भर के, और देश भर से बिल्कुल कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के किसान आज वहां इकट्ठा है। पहले से पंजाब 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 कैसे बदनाम करते हैं, खालिस्तान, पाकिस्तान, क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया। ये आपका अन्नदाता के प्रति आदर का भाव है? ये आपका इस देश की जनता के प्रति आदर भाव है? आप तुरंत सेग्रीगेशन करना शुरू करते हैं। बंधुत्व का बाबा साहब का जो दिया हुआ जो मंत्र है, उसकी आप ऐसी की तैसी करते हो। आपने गुजरात में 2002 में क्या किया है बंधुत्व का खेल, वो पूरे विश्व को मालूम है। आपके वीसा पासपोर्ट तक हेल्ड करके रख दिए गए थे, और आज आपको कोरोना के बहाने नोबेल प्राइज की सपने पड़ रहे हैं। आपको बिल्कुल डूब के मरना चाहिए। प्रधानमंत्री रहते हुए इस देश की आबादी को, इंग्लैंड जैसा मुल्क अपने देश के 60-65% आबादी को वैक्सीनेशन कर चुका है, और वो एक भी डोज उसने बाहर भेजा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमने हमारे पड़ोसी या अन्य मुल्कों को मदद नहीं करनी चाहिए। अरे पहले अपना तो घर का पेट भर। अपने देश के लाखों लोग मरते जा रहे हैं, जो पिछले साल के रिकॉर्ड ब्रेक होते जा रहे हैं। जिस ढंग से महाराष्ट्र, हम जहां से बैठ के बात कर रहे हैं, और नागपुर, ये एपी सेंटर है कोरोना के, ये सबसे बड़े हॉटस्पॉट्स है। जो संख्या मरने के, इन्फेक्शन के, और ये सेकंड म्यूटेशन है ना, ये नया चक्कर है। ये अभी तक के किए हुए संशोधन को भी मात देने वाली बात आ गई है। जो इसमें रिसर्च कर रहे, जो लोग ये सेकंड म्यूटेशन जिन्होंने ढूंढ के निकाला, नागपुर से ही, नीली से ही निकाला, ये नागपुर का कंट्रीब्यूशन है बहुत बड़ा। सेकंड म्यूटेशन जो है वो नागपुर का कंट्रीब्यूशन है। और इसके बावजूद प्रधानमंत्री को इसका कोई गांभीर्य नहीं। पिछले साल थाली क्या बजवा ली, पिछले साल दिए क्या जलवा लिए, अभी लस महोत्सव नहीं, इस साल तो वो क्या परीक्षा का फंडा और दुनिया भर के क्या क्या फंडे और इलेक्शन के दीदी वो दीदी और क्या क्या गाने गा रहे हैं। लेकिन अभी कोरोना का क्या हुआ भाई? अभी आपको क्यों सीरियस नहीं है कोरोना के बारे में? और जो माइग्रेशन शुरू हुआ है ना प्रीतम जी, फिर से ऑटो में, कैन यू इमेजिन, जो ऑटो यहाँ से स्टेशन, यहाँ से एयरपोर्ट के लिए हमको काम आता है, वो ऑटो अभी हजारों सैकड़ों किलोमीटर का सफर करके ले जाने के लिए पहले से, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बहुत सावधानी से जा रहे हैं, मैं उनका अभिनंदन करूंगा, बहुत सोच समझ के कदम उठा रहे, इसलिए मैं वो डेफिनेटली धन्यवाद के पात्र है। फडणवीस बहुत गैर जिम्मेदाराना हमारे नागपुर के ही है, हमारे ही विधायक है, लेकिन बहुत पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा है, एक सीएम होने के बावजूद इतना गैर जिम्मेदार राजनेता आज की तारीख में भारत में कौन है मुझे पता नहीं। हर बात को राजनीति का कलर देने का जो वो जाने अनजाने में काम कर रहे, सबसे गैर जिम्मेदाराना बात है। कल जाकर फिर से वो भी शायद सीएम बन सकते, और भी कुछ बन सकते हैं, लेकिन ये शोभा नहीं देता है कि कोविड के आड़ में राजनीति करना, किसी और चीज़ के आड़ में राजनीति करना। ये 12 महीना 24 घंटा राजनीति मोड पे होते हैं नरेंद्र मोदी और फडणवीस भी। ये दो ऐसे लोग हैं, ये जो जमात है भारतीय जनता पार्टी नाम की, जिसको अभी एक हफ्ता पहले 41 साल हुए, 7 अप्रैल 1980, ये उस पार्टी का स्थापना का दिवस है। ये उस समय से आज तक चुनावी मोड़ पे पार्टी। भारत के इतिहास में इस पार्टी को मजदूरों का आंदोलन, इस पार्टी को किसानों का आंदोलन, इस पार्टी को दलितों की समस्या, इस पार्टी को आदिवासी की समस्या,
इस पार्टी को जनजीवन की समस्याओं से दूर दूर तक का लेना देना नहीं। 400 रुपए का सिलेंडर 800 रुपए कर डाला इन्होंने। महंगाई महंगाई बोल के ये सत्ता में आए। भ्रष्टाचार के आंकड़ों, राफेल, फ्रेंच मीडिया ने क्लियर कट कह दिया है कि बहुत बड़ी दलाली का लेन देन हुआ है। जिस राफेल को दफनाने का काम गोगोई के द्वारा इन्होंने किया है, शर्म आनी चाहिए गोगोई को, जो बंद लिफाफे की जो राजनीति की ना, सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में आज तक बंद लिफाफे का और उसको देख के जजमेंट देने का इतिहास नहीं है कोई। दो महान सुप्रीम कोर्ट की अगर पाप या गलतियां या ऐसी कुछ चीजें की गई, बाबा साहब के गर्दन नीचे करने वाले, 3 दिन में जयंती है 130वीं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा राफेल का जजमेंट और मंदिर का जजमेंट दोनों भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले जजमेंट है। बिल्कुल, दोनों भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले जो जजमेंट है, विस्तीर्ण चर्चा हो रही है इन विषय पर। आगे भी इस विषय पर हम चर्चा करते रहेंगे। महात्मा फुले जी का आज जयंती है और बाबा साहब का 3 दिनों के बाद जयंती है। खैरनार साहब, आप स्टूडियो में आए, जो आखिरी भाषण था बाबा साहब का, बहुत दिलों से उस पर और भी आगे सेशन में हम लोग चर्चा बिल्कुल करेंगे, होना जैसे चाहिए। जैसे उस विषय पे जाएंगे। और महात्मा फुले जी का आज जयंती, आपने अपना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देखते रहिए आवाज इंडिया टीवी।